अभी जैसे देश में सीए लागू हो चुका है, तो अब सभी जगह प्रशंसा हो रही है कि हिंदुओं को वापस अपने देश में सुरक्षित स्थान मिल रहा है। सबका स्वागत करना चाहिए। एक इस सब प्रक्रिया में एक मूलभूत प्रश्न है जिस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। समस्या ये थी कि जब 1947 में 15 अगस्त के दिन भारत को तोड़ दिया गया, काट दिया गया, खंडित कर दिया गया, उसके बाद सरकार की ये मानसिकता रही कांग्रेस की कि इस टुकड़े को भारत मान लिया जाए। जो भारत अखंड था, समय समय पर जिसके टुकड़े होते रहे और हम लोग सिमटते रहे, सिकुड़ते रहे, 15 अगस्त 1947 को भारत के 3 टुकड़े हो गए, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और ये खंडित भारत। अब सरकारों की जो मानसिकता की बात कर रहा हूं, उसमें ये प्रयास रहा उनका कि देश की जो स्वतंत्रता के लिए जो लोग लड़ रहे थे, देशभक्त और पूरी जनता, इस विभाजन को स्वीकार कर ले, इस खंडित मानचित्र के जो स्वरूप बना है पॉलिटिकल नया, इसको ही भारत मान ले। रातों रात तो मानसिकता कोई बदलते नहीं है। धीरे 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 अखंड भारत के नक्शे को भारतीयों के दिलों से, दिमाग से मिटाया गया और आज हम पूरी तरह उसे भूल चुके हैं कि पाकिस्तान को वापस लेना है, अफ़गानिस्तान को वापस लेना है, बांग्लादेश को वापस लेना है, तमाम वो भूभाग बलूचिस्तान सिंध तक उसको वापस लेना है। इस भावना को हम भूलते जा रहे हैं। इस सीए के कानून बनने के बाद जो लोग वहाँ से सुरक्षित वापस आएंगे, हम तो यही कह रहे हैं कि वो भारत में सुरक्षित आ रहे हैं, तो क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? जिन कारणों से, जिस समस्या के कारण ये व्यवस्था अब लागू हो रही है कि उनको सुरक्षित रास्ता मिलना चाहिए, उनकी जान ज़्यादा सुरक्षा है, उनकी ज़्यादा आवश्यकता है, वो भावना अपनी जगह पर सही है। परंतु यहाँ आने के बाद, यहाँ बसने के बाद वहाँ के हिंदू उस स्थान को हमेशा के लिए भूल जाएंगे क्या? क्या उनकी आने वाली पीढ़ी भी वापस अफगानिस्तान को लेने के लिए कोई प्रयास नहीं करेगी? बांग्लादेश को वापस भारत में मिलाने के लिए कोई प्रयास नहीं करेगी? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी सरकार की है। उन सभी लोगों की जिम्मेदारी है जो भारत को अपनी पितृभूमि, अपनी मातृभूमि मानते हैं, जो देश को देश मानते हैं, देश के टुकड़े को सिमटते हुए नहीं देख रहे। ये जिम्मेदारी सभी की है। तो कैसे 1947 के बाद धीरे 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 हम इस मानसिकता में आ गए, इस झांसे में आ गए कि इस खंडित टुकड़े को ही भारत हमने मान लिया और ना तो कश्मीर को हम, पीओके का जो कश्मीर है उसको हम भारत में ले पाए, न गिलगित बल्तिस्तान को ले पाए, न अफगानिस्तान को ले पा रहे हैं, न सिंध को आज़ाद करा पा रहे हैं, जबकि राष्ट्रगान में हमारे पंजाब, सिंध, गुजरात, तो न पंजाब को भी हम पूरी तरह वापस मिला पा रहे हैं, न बलूचिस्तान को हम एक स्वतंत्र सुखी राज्य, हिंदू राज्य के रूप में, या समझे कि भारत का सीमांत सबसे बड़ा प्रहरी वो सीमा रही है, उसको ही हम आतंकियों से मुक्त करा पा रहे हैं। तो इस भावना को भी देश भर में जागृत करने की आवश्यकता है। केवल सरकार के भरोसे ना बैठे, इस पर चर्चा करें, इस पर मंथन करें, विचार करें। आज हमारे साथ में बहुत सौभाग्य की बात है, सरदार रवि रंजन सिंह जी हैं। परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत बड़े मिशंस, आंदोलन को आपने बहुत बखूबी अंजाम दिया है, सफलतापूर्वक। 1947 के बाद की एक घटना जो अभी वर्तमान के पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, जो एक ऐसा इतिहास इनके पास है जो शायद अभी हम किताबों में तो नहीं मिलेगा और कहीं वो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है। वो संस्मरण इनके जहन में, इनके दिल में है। चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी उससे सीखे। शत्रु भाव को समझना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीयता और अराष्ट्रीय जो शक्तियां हैं उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये खुखरान राजवंश में जितने भी लोग आते हैं, भसीन हो, कोहली हो, सूरी, सबरवाल, साहनी, आनंद, ये सब का एक इतिहास है। और उस किले की एक घटना मैं पहले सुन चुका हूँ और मैं चाह रहा था कि आप सभी उस घटना को सुने, समझें और सरदार रवि रंजन सिंह से ये समझें कि
हमें क्या सीखने को मिलता है इस घटना से, इस पर मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल हमारे दर्शकों को बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपने अभी कुछ बातें कही। जहाँ तक पाकिस्तान की अल्पसंख्यकों की बात हो रही है, धार्मिक अल्पसंख्यक, मैं भाषाई की बात नहीं कर रहा। पहली बात तो उन्होंने कभी भारत को नहीं छोड़ा। जो हम कह रहे हैं भारत आ रहे हैं, वो तो हमेशा ही भारत में रहे। अगर इसको हम ठीक इसका आंकलन करें तो भारत ने उनको छोड़ा, उन्होंने भारत को नहीं छोड़ा। ये समझने वाली बात है। वो जिसे आज हम पाकिस्तानी हिंदू कहते हैं, या इस तरह के संबोधन जिसे हम देते हैं, जी 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 वो अपने खेत में हल चला रहा था भारत में। जी। सुबह हल चला रहा था, शाम हो गई, सो गया। सुबह कुछ ऐसा हुआ कि वो भारत ही नहीं रहा, वो पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान हो गया। तो जिसे हम पाकिस्तानी 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 कह रहे हैं, वो अपनी मर्जी से किसी पाकिस्तान नाम के मुल्क में वीज़ा लगवा के, पासपोर्ट बनवा के, वीज़ा लगवा के, टिकट लगा के नहीं गया था, लेके नहीं गया था टिकट। वो तो अपने भारत में ही था। अब वो भारत से छूट गया वो क्षेत्र हमारा, तो वो रातों रात पाकिस्तानी हो गए। दे आर द विक्टिम्स ऑफ पॉलिटिक्स, विक्टिम्स ऑफ हिस्ट्री एंड पॉन्स ऑफ पॉलिटिशियंस। ठीक है, ये इतिहास के विक्टिम्स हैं। इनको जख्म इतिहास ने दिए हैं, तो इनको तो शत शत प्रणाम, जिन्होंने इतनी एडवर्स सिचुएशन, इतने खतरनाक हालात में अपना धर्म नहीं त्यागा। मेरे को एक हमारे मित्र थे, अब नहीं रहे, उम्र में काफ़ी बड़े थे, राम सिंह सोधा, बहुत बड़े जमींदार थे। आए तो यहाँ पे बड़े दयनीय हालत थी। ऐसे भी वहाँ के बहुत बड़े राजे थे जो ख़त्म हो गए। अब इस सब में हमारी भी कुछ गलतियाँ रहीं। ना तो हमें शत्रु बोध रहा कि शत्रु कौन है और मित्र कौन है। हम शत्रु को मित्र और मित्र को शत्रु मानते रहे, ये एक हमारी, और एक तो हमारा मिथ, एक हमारा अज्ञान, और ऊपर से अज्ञान पे अभिमान कि मेरे से बड़ा कोई अज्ञानी नहीं है, जिसको मैं समझता हूँ मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। तो ये पूरे एक इस भूभाग की स्थिति है। अभी मैं आपसे एक जिक्र कर रहा था, चेन ऑफ बिरोहा, जो फोर्ट। हाँ, बिरोहा चेन की बात कर रहा था। बिरोहा पे हम बाद में आएंगे, उससे पहले अभी मेरी आपकी एक बात हो रही थी। न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जी। तो उन्होंने काफ़ी रिसर्च करी, कई साल लाइब्रेरीज में गए, फील्ड रिसर्च करी वगैरह वगैरह, और उन्होंने कुछ कागज़ तैयार करे। वो शायद पब्लिकेशन के लिए तैयार कर रहे थे, और आखिरी उसके 2-4 दिन रह गए थे। यानी कई साल की मेहनत, वो पता नहीं 12 साल की थी, 18 साल की थी, कितनी थी। वो टेबल पे उन्होंने रखे हुए, और साथ में एक दिया जल रहा था, मोमबत्ती जल रही थी, जिससे वो देख के रात को काम कर रहे थे। अचानक उन्हें कोई काम आया, याद आया, तो वो उठ के चले गए अपने काम को। उनके पास से उनका एक कुत्ता होता था, डायमंड, बड़ा प्रिय कुत्ता था, बड़ा वफादार था। अब डायमंड को खिड़की से बाहर कुछ हरकत दिखी, जैसा कुछ हो रहा है। हो सकता है कोई कुत्ता निकल रहा हो, कोई बिल्ली निकल रही हो, या कुछ उसे लगा, तो वो तुरंत अपना कर्तव्य निभाते हुए डायमंड ने छलांग लगाई और खिड़की से बाहर निकल गया। इस उछलम कूद में वो दिया
गिर गया रिसर्च पेपर पे। रिसर्च पेपर पे, और वो उनकी कई साल की मेहनत, कड़ी मेहनत स्वाहा हो गई। अब डायमंड के ऊपर गुस्सा आया, तो उन्होंने शायद डंडा उठाया उसको मारने के लिए। पर फिर उन्होंने कहा कि डायमंड, तुझे नहीं पता तूने क्या नुकसान कर दिया। अब डायमंड को आप डंडा मारें, ये करें, वो समझ ही नहीं पाएगा, वो इस स्थिति में ही नहीं है कि वो समझ पाए। तो इतनी लंबी गुलामी ने हम सबको डायमंड बना दिया। हम अपना क्या नुकसान कर जाते हैं हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि हमें शत्रु बोध नहीं है। डायमंड को जो बाहर कोई कुत्ता या बिल्ली घूम रही थी, वो सबसे बड़ा शत्रु नजर आया और उसने अपना कर्तव्य निभा दिया। तो विश्व भर में डायमंड प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं, और जब दास्ता में हम दबे रहते हैं तो हम शत्रु बोध बोल जाते हैं, हमारा शत्रु कौन है, मित्र कौन है। इसी सिलसिले में हमको सबसे पहले शत्रु की पहचान करनी है और फिर चाल समझनी है। आज भी सेना में घुड़सवार हैं, आप देखेंगे कई जगह खच्चर जाते हैं जहाँ पे ट्रक नहीं जा सकता, हेलीकॉप्टर भी नहीं ठीक सर्विस देता, खच्चर कर रहे हैं। हर एक की अपनी यूटिलिटी होती है, हर एक का अपना एक उपयोग होता है। अब भारतीय सेना में घुड़सवार क्यों हैं? जिस समय एआई से लड़ाई हो रही है, न्यूक्लियर लड़ाई हो रही है, केमिकल वॉर हो रही है, तो एनडीए में या कहीं एक फौजी को घुड़सवारी सिखाना, इतना खर्चा करना, एक घोड़ा पालना कोई आसान नहीं है। और उसकी हेल्थ, उसका बाकायदा उसका मेडिकल होता है, बीपी होता है, सारा कुछ होता है, उसका इलाज होता है, उसको फिट रखा जाता है। मतलब युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार बर तैयार। और वो युद्ध में भी जाते हैं घोड़े, हमारे ऊँट जाते हैं, घोड़े जाते हैं। राष्ट्रपति के जो बॉडीगार्ड हैं वो घुड़सवार हैं, तो अगर एयर अटैक होता है तो घोड़े से बर्छा तो ऊपर मार नहीं सकते आप, तो वो अपनी एयर डिफेंस उनकी है। मगर घुड़सवार क्यों है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसको हमें समझना पड़ेगा। घोड़ा जो है वो एक डरा हुआ प्राणी है। एवोल्यूशन में जो क्रमबद्ध उन्नति हुई हमारी, जिसे एवोल्यूशन कहा जाता है, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, उसमें 1000 साल से, लाख साल से, जब से भी घोड़ा आया है, वो हमेशा विक्टिम रहा है, वो टारगेट रहा है। घोड़े ने किसी पे हमला नहीं किया, ठीक है। दूसरी तरफ एक बिल्ली है जो हमलावर है। वो घोड़े से बहुत छोटी है, इसलिए घोड़े पे हमला नहीं करती। घोड़ा हम पे हमला नहीं करता क्योंकि प्रवृत्ति से वो डरा हुआ है। जिस समय आपका उससे एक प्रेम हो जाता है, घोड़ा आपको समझ लेता है और आप घोड़े को समझ लेते हैं, तो फिर उससे, घोड़े से वफादार, घोड़े से वीर कोई जानवर नहीं है। मगर उस स्टेज पे लाने के लिए आपको एक मेंटल इक्वालिटी में लाना पड़ेगा। घोड़ा जो डरा हुआ है आपको ऊपर बैठने नहीं देता, उसे लगता है कि ये पता नहीं कौन है, क्या करेगा बैठ के, और वो घुड़सवार कोशिश करता है कि घुड़सवार उस पर ना बैठे। यानी कि वो बोझ से डरता है। आप खड़े हैं, घोड़ा आपको बिना मतलब नहीं मारेगा, ठीक है। मगर अगर कोई सियार होगा या कोई ऐसा जानवर होगा, वो आप पे अटैक करेगा, क्योंकि उसने आपकी पिंडली खानी है, आपको खाना है। आपका ही घरेलू ऐसा जानवर आपने अजगर पाल लिया, आप उसे पालतू समझते रहे, मगर मौका मिलते ही, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है, इसमें अजगर की गलती नहीं है। इसी तरह घोड़ा जो है वो विक्टिम रहा है, वो डरा हुआ है। तो पहले तो उसको एश्योरेंस देनी है कि मेरे से आपको कोई खतरा नहीं है। फिर दूसरी कि तुमको मैं सब खतरों से बचाऊंगा।
और तीसरी, अब हमारा टारगेट एक है, अब हमने इकट्ठे जीना मरना है। तो ये प्रोसेस क्या है, आपने घोड़े के माइंड को कंट्रोल किया है। कार है, कार के पास अपना दिमाग नहीं है। आप ब्रेक लगाएंगे तो वो रुक जाएगी, एक्सीलेटर दबाएंगे तो वो भागेगी, उसके पास दिमाग नहीं है। वो नहीं कहेगी कि आगे तो साहब दीवार है, कहाँ आप एक्सीलेटर दबा रहे हो। उसका अपना दिमाग ही नहीं है, आपके दिमाग से चल रही है। मगर घोड़ा अपने दिमाग से चलेगा। अगर आगे आग नज़र आएगी वो रुक जाएगा। अगर आपने उसको कॉन्फिडेंस दिलवा दिया, उसके माइंड को कंट्रोल कर लिया, तो वो आग से भी निकल जाएगा। किलों के अंदर से बाहर घोड़ों ने चला के लगाई हैं। उसको अपने मालिक के ऊपर कॉन्फिडेंस था। उनकी एक मेंटल इक्वालिटी हो गई थी। वो एक दूसरे में, ये कहना चाहिए, लीन हो गए थे। आप घोड़े को समझ रहे थे, घोड़ा आपको समझ रहा था। फिर वो जो केमिस्ट्री बनी, उसने बड़े बड़े युद्ध जीते। तो बात ये हो रही थी, सेना में घुड़सवारी क्यों सिखाई जाती है जब न्यूक्लियर बम बरस रहे हैं, केमिकल वॉर हो रही है, तोपें चल रही हैं। अब उसमें घोड़ा बेचारा क्या करेगा। पारंपरिक हमारा ये वाहन भी है ना, और सब। मगर जिस वक्त आप घोड़े को कंट्रोल करते हैं, मीन्स आपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया, और वो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है। अगर आप पीछे इतिहास में जाएं तो सिकंदर कोई बहुत बड़ा पहलवान नहीं था। उससे ऊंचे लंबे पहलवान थे, उससे ऊंचे लंबे तलवारबाज थे, मगर उसने घोड़े को कंट्रोल किया। तो हमारा जो पर्पस है, हम डायमंड ना बने, हम महाराणा प्रताप बने, चेतक को कंट्रोल करें। और अगर महाराणा प्रताप नहीं बन सकते तो चेतक ही बन जाए, क्योंकि दोनों में कम से कम मेरी दृष्टि में ये कहना कठिन है कि दोनों में किसने किससे के लिए ज़्यादा प्रेम किया, किसने ज़्यादा किसी के लिए बलिदान किया, और किसकी वजह से हम युद्ध जीते। अब मनुष्यों की बात आते हैं। जैसे अब कुखरान वंश के आप भी बिलोंग करते हैं, और 1950 की घटना जो बताया था, किस तरह से हमने अपने को सुरक्षित किया उस समय पाकिस्तान के अंदर। बहुत सी कहानियाँ ऐसी होती हैं जो श्रुतियाँ होती हैं, कागज़ों में नहीं आती। तो उस पर हम लोग, ये अब हमारी आदत हो गई है, उसको एक पंचतंत्र की कहानी ना लेके या एक सच्ची घटना ना लेके उस पर हम किंतु परंतु बहुत करते हैं। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा इसकी आप मूल भावना को समझें। और ये जो है मेरे नाना कहते थे, ठीक है ना, जो मैंने अपने बड़ों से सुना। खुखरान जो है, इसमें 7 उपनाम आते हैं, ठीक है। अब शायद 9 आने लगे हैं। चंढौक और गई भी अब इसमें शामिल हैं। अब क्या कारण थे, पहले वो नहीं थे, अब आ गए, ये एक अलग विषय है। आपने बताया था महाराजा पोरश जो थे वो भी आप जी, इसमें हाँ, हम जो खुखरानों का कहना है कि महाराजा पोरस जो थे वो खुखरान थे, और उसके एविडेंसेस हैं। इसी तरह और भी लोगों का कहना है। कुछ लोग उन्हें मोहियाल कहते हैं, मोहियाल। जो हमें अपने बड़ों से पता लगा, बेरोहा नाम का एक श्रृंखला थी छोटे छोटे किलों की, और कहते हैं ये महाभारत काल से भी पहले की थी। शायद 1100 या 1200 ईस्वी में वो किला गिर गया। कोई भूकंप आया, वो किला गिर गया। फिर वो दोबारा बेरोहा सेकंड बनाया गया, या इस तरह की। अब वो 1200 था या मतलब विषय वो भी नहीं है, वो 1150 था या 1210 था, वो विषय नहीं है। उसके बारे में वो जो इलाका था, वो जो क्षेत्र था, जैसे अभी हमास ने तो टनल्स बनाई हैं, मगर आप अफ़गानिस्तान में चले जाएं तो उसे खोए कहते हैं। वो खुद ऐसी टनल्स प्रकृति ने बनाई हैं कि पहाड़ों के अंदर अंदर हैं, तो वो रास्ते बाहर वाले को पता नहीं लगते। तो उसके बारे में कहा जाता था, बेरोहा के बारे में, कि कोई भी सेना आ तो सकती है उसमें, पर जाएगी नहीं, यानी उनमें भटक जाएगी। और जो वहाँ पे सैनिक बैठे हैं
चाहे वो कितने भी कम हों, वो अपनी पहाड़ की चोटी पे बैठे हैं, गांव में कहाँ बैठे हैं, तो वो सेना आ सकती है, वापस नहीं जा सकती। तो उसके बाद बाहर एक गांव था, शायद उसका नाम सिब्बल था, मुझे, क्योंकि बचपन की सुनी कहानियाँ हैं। तो वो लोग जो थे वो पूरा निगरानी बाहर रखते थे, और ये जो श्रृंखला थी पहाड़ों की, किलों की, इसको कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर ये चाहते तो अपने में ये खुद एक ग्लोबल विलेज थे, या विलेज एक ग्लोब था। पुरुषोत्तम महाराज के समय जो कथाएं हैं वो ये थी कि हमें ये कहा गया था कि आपने इस युद्ध में नहीं पड़ना, चाहे मैं हार जाऊं, चाहे मैं जीत जाऊं, चाहे मैं मारा जाऊं, चाहे मैं कैद हो जाऊं, चाहे मैं जख्मी हो जाऊं। क्योंकि अगर इतनी बड़ी सेना परास्त हो गई तो आप क्या कर लेंगे। आपका जो रोल था कुकरानों का, वो पोस्ट वॉर था, ठीक, कि उसके बाद ये भी राज ना कर पाए, ठीक है ना, बाद में जो भी करना। तो जिस तरह इस तरह के सुनने में आता है कि इतिहास में कि जब कोई सेना आती थी तो वो छोटी छोटी, कोई 2000 की सेना अगर आ रही है तो एक छोटी सी 10-15 लोगों की टुकड़ी जाती थी, उसको हरास करती थी, उसे प्रवोक करती थी, उसको उत्तेजित करती थी कि वो उनके पीछे पीछे आए, और मकसद था बेरहा उन पहाड़ों में लेके आना। जब पाकिस्तान बन चुका था तो वहाँ पे जो गांव के प्रधान थे उनके पास एक मुस्लिम दरोगा आए, बोले चाचा राम राम। राम राम बेटा, बैठो। कि चाचा पाकिस्तान बन गया, मगर हमारे और आपके रिश्ते बिल्कुल वैसे ही हैं, मैं अभी भी आपको चाचा मानता हूँ, आप मेरे वालिद साहब के मित्र हैं तो मेरे चाचा हैं। तो हाँ बच्चा, मैं भी आपको अपना भतीजा ही मानता हूँ, बेटा मानता हूँ, अपना बैठिए, कैसे आना हुआ, लस्सी पीजिए, ये करिए वो करिए। तो थोड़ी देर बाद दरोगा ने बोला कि ऐसे है कि मैं नहीं चाहता यहाँ पे कोई गड़बड़ हो, कोई मारकाट हो, इसलिए मैंने आसपास के मुस्लिम गांवों के हथियार थाने में जमा करवा दिए। ठीक है, आप दरोगा हैं, आपने कहा उनको, उन्होंने कर दी, अच्छी बात है, अब मुझसे क्या चाहते हो। बोले आप भी जमा करवा दें तो इससे कोई खून खराबा नहीं होगा। मैं बोला बेटा मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ। उन्होंने करवा दिए या नहीं करवाई, या आपकी जगह कोई दूसरा दरोगा आएगा वो हथियार दे देगा और हमारे हथियार नहीं होंगे, तो हम लड़के मरेंगे, मर के जलेंगे, जल के नहीं मरेंगे, तो ये नहीं हो सकता। दरोगा, देखिए चाचा, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, अभी तो आज तो मैं आया हूँ, कल कोई और आएगा तो वो आपसे ऐसे बात नहीं करेगा, मैं दरोगा बन के नहीं, आपका बच्चा बन के बात कर रहा हूँ। जब वो कोई आएगा तो फिर उसको भी मैं वैसा ही जवाब दूंगा, उसको मैं पास बिठा के फिर लस्सी नहीं पिलाऊंगा, जिसको जैसा जवाब देना है। आप हमारी चिंता छोड़िए, आप अपनी नौकरी की चिंता करिए। कुछ समय बाद वो फिर आता है कि चाचा क्या सोचा, चाचा क्या सोचा। तो एक प्रेशर टैक्टिक में कभी तोप आके खड़ी हो जाए, कभी मिलिट्री का ट्रक आके खड़ा हो जाए, कभी टैंक आके खड़ा हो जाए, मगर अंदर कोई नहीं आ रहा। और अंदर भी शायद इतनी तैयारी थी कि उन्हें कोई ज़्यादा चिंता नहीं थी बाहर कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें किले दे रखे थे, पहाड़ों की वो ऐसी थी। तो ऐसा होता रहा। फिर एक दिन दरोगा आए कि ऐसे है कि आपको दो हम ऑप्शन दे रहे हैं, दो आपको रास्ते बता रहे हैं, या तो आप हथियार हमारे हवाले कर दें या आप लोग भारत चले जाएं। मैं कहा ना, हम हथियार हवाले करेंगे
ना हम भारत जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। एक पूरी स्टेट से लड़ने के लिए कुछ चंद लोग, 2 4 5 गांव, छोटे छोटे ट्रेडिशनल हथियार, बर्छा, बंदूक, और एक तरफ आर्मी। तो प्रेशर प्रेशर टैक्टिक्स में फौज आती, खड़ी होती, चली जाती, आती, फिर थोड़े दिन बाद आती, ऐसा कुछ हफ्ते, कुछ महीने चलता रहा। जब ये टस से मस नहीं हुए तो एक दिन वो देखते हैं कि ऊपर हवाई जहाज आए हुए, एयरफोर्स आ गई है। तब फिर मीटिंग करी गई कि हम सक्षम हैं किसी भी आर्मी से लड़ने के लिए, मगर एयरफोर्स के सामने, क्योंकि ऊपर से हमारे गांव पहाड़ सब एक्सपोज हो रहे हैं, रास्ते एक्सपोज हो रहे हैं जो अंदर से। तो अब शायद हमारे को भारत जाने का समय आ गया। तो लड़े जहाँ तक लड़ सकते थे। उसके बाद एक बताते हैं कि जब उन्होंने कहा जी आप कितने लोग जाना चाहेंगे, तो उन्होंने कोई फिगर दी, शायद 5,000 के, हम इतने लोग हैं। तो ठीक है, हम आपकी सुरक्षा का प्रबंध कर देते हैं आप। तो जो उस समय बड़े थे उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं हम जाएंगे, कि हमारी अफसर बड़े बड़े लिख के दे रहे हैं, कि कुछ भी लिख के दे रहे हो, हम आप पे भरोसा नहीं करते। हमारे जाने का हम अपने तरीके से जाएंगे। कि कैसे जाएंगे? कि हम 10 किश्तों में जाएंगे। सबसे पहले हमारे औरतें और बच्चे जाएंगे, बूढ़े जाएंगे, फिर जो मिडिल क्लास हैं, मिडिल एज लोग हैं वो जाएंगे, और आखिर में हमारे जवान जाएंगे, वो किले को सुरक्षा देते रहेंगे। शायद वो भी ऐसा ही चाहते थे कि, तो बताया गया कि उन्होंने कहा कितने आपके पास 15 से 40 के बीच में कितने जवान हैं? उनका होंगे कोई 3,000, जो भी फिगर एग्जैक्टली थी। तो पहले हमारे ये 2,000 निकल जाए, फिर वो 3,000 निकालेंगे। जब ये 2,000 सुरक्षित निकल गए, अमृतसर एंटर कर गए, थोड़ा और आगे निकल गए, और फिर सिग्नल आया ये ठीक ठाक पहुंच गया, तो उन्होंने कहा जी अब आप अपने लड़ाकों को, जवानों को निकालिए। कहा ये एक किश्त में नहीं जाएंगे, ये भी 5 किश्तों में जाएंगे। उनका साहब ऐसे हो नहीं सकता, इतना हमारे पास संसाधन नहीं है, तो कोई हमला कर दे, हम कितनी बार आपको आर्मी देंगे। अब हमला कौन कर सकता है, ये तो ये भी समझते थे, वो आर्मी भी कर सकती है या कोई भी कर सकता है। तो इन सब हालात को देखते हुए उन्होंने कहा ठीक है, पहले एक हमारा छोटी टुकड़ी जाएगी 3,000 में से 1,000 की, और पीछे जो 2,000 2,500 वो दूसरी टुकड़ी में जाएंगे। फिर दोबारा उन्होंने कहा जी ऐसे नहीं हो सकता, व्यवस्था नहीं हो सकती। उन्होंने कहा ठीक है, पहले हमारे 300 जवान जाएंगे, अगर वो सुरक्षित पहुंच गए तो पीछे 3,000 जाएंगे जो भी। तो जब वो जवान सुरक्षित भारत में आ गए तो उन्होंने कहा जी बाकी जवान जो है अब हम उनको एक ही बार लेके जाएंगे, जो आपके यूथ है 15 से 40 के बीच का जो है, और जो भी 3,000 हैं हमने प्रबंध कर दिया, उनकी लिस्ट दीजिए, हम उनको सुरक्षित लेके जाएंगे। तो जो बूढ़े वहाँ बैठे थे वो हंस पड़े। उन्होंने कहा अंदर तो एक भी जवान नहीं है, हमारे 300 ही जवान थे, तो हमारी जो पौध है सुरक्षित, वो सुरक्षित पहुँच गई। अब हम 8-10 बूढ़े रह गए हैं, जो आपको रोज़ दिखता था अंदर किलों के अंदर, हवेलियों के अंदर लालटेनें जल रही हैं, बंद हो रही हैं, ये हम 8-10 बूढ़े ही कर रहे थे। अब हम हैं और आप हैं, आप चाहें तो हमें मार दें, चाहे तो हमें रख लें। तो ये होता है कि शत्रु भाव को समझ गए, शत्रु, हाँ, ना खाली शत्रु बोध होना कि शत्रु कौन है, शत्रु भाव फिर कैसे। धोखा वाली जो बात आपने हाँ, बताई। तो फिर उन्होंने कहा है चाचा आपने तो धोखा दिया, आप तो 3,000 बोल रहे थे, आपके पास तो 300 आदमी थे। तब मैं धोखा नहीं दिया, मैं धोखे से बचा हूँ। अगर अब कोई भी अंदर यूथ नहीं है तो आपको परेशानी क्या हो रही है? आपका तो काम कम हुआ, सब सुरक्षित पहुँच गए जैसे आप चाहते थे, जैसे आप बता रहे हैं आप चाहते थे। तो ये चीज़ें जब तक हम नहीं समझेंगे, ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जहाँ तक संभव हुआ वो लोग वहाँ पे टिके रहे, ठीक है ना, और अटैक होते रहे। एक 20-22% मिनॉरिटी रह गई थी वहाँ, आज उस मुट्ठी भर चंद हज़ार रह गए हैं।
तो बाकी को आसमान खा गया, धरती निकल गई, क्या हुआ। और अगर ये भी वहाँ रह जाएंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए माइनॉरिटी का, क्योंकि वो बना ही इस्लामिक राष्ट्र है। जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि उन्होंने शत्रु भाव को समझ लिया था, इसलिए वो धोखे से बच गए। धोखे से बच गए। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। अब सवाल ये है कि जो सीए के द्वारा जब भारत में लोग आ रहे हैं या सुरक्षित आ गए, उनके अंदर, उनकी दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन के अंदर वो भावना नहीं है कि हमें वापस किला लेना है। देखिए, जब घोड़े की मैंने क्यों एग्जांपल दी थी, घोड़े की ये भावना कभी नहीं होती कि मेरे को किला जीतना है। आप 2000 घोड़े छोड़ दीजिए, वो किला नहीं जीत पाएंगे, ना उनकी भावना होगी। मगर जिस समय घोड़े को सवार मिलता है, लीडर, तो और लीडर को भी घोड़ा चाहिए। तो ये जो स्थिति है, ये अगर वहाँ रहेंगे तो कितना समय रेजिस्ट कर पाएंगे, मारे जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा। तो जो पाकिस्तान बना वो किस आधार पे बना है कि ये मुसलमानों के लिए है। तो मुसलमानों के लिए, तो मुसलमान को वापस क्यों लिया जा रहा है? मतलब ठीक है, मुसलमानों के लिए बना, पॉइंट ठीक है अपनी जगह पे। और यहाँ से मुसलमान गया नहीं। तो उसके बाद एक 10 साल तक का ये हुआ था कि इसके इतने साल बाद तक भी जो हिंदू वहाँ से आना चाहे वो आ सकता है, और जो मुस्लिम यहाँ से जाना चाहे जा सकता है। तो सीए को छोड़िए, इन कानूनों के अलावा भी उन कानूनों में भी वो आ सकते हैं। अगर मुस्लिम भी आना चाहे, वो तो रास्ता बंद नहीं हुआ। अगर वो नागरिकता लेना चाहता है, भारत आता है, हाँ, वो ऑप्शन तो खुले, वो ऑप्शन खुला। अदनान सामी को नहीं हुआ। ठीक है, तो वो तो बंद नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पे ये बना ही देश इस्लाम के नाम पे है, यानी गैर इस्लामियों का नहीं है वो देश। तो उनके लिए ये रास्ता खुला है। हाँ, अगर ये मान लीजिए कोई ऐसा देश बनता जिसमें कोई और तीसरा, चौथा, पांचवा धर्म होता, जिस कोई एक हम नाम ले लेते हैं किसी भी धर्म का जो है भी नहीं, काल्पनिक धर्म बना लेते हैं, अगर वो होता और उसमें इस्लाम, मुसलमानों को भी कहा गया होता ये आपका नहीं है, ये तो हमारा है, तो उसमें मुसलमानों का भी अधिकार बन जाता था। मगर ऐसा है नहीं, तो उसका कंट्री बन गया, इस्लामिक रिपब्लिक है। चर्चा की शुरू में जो बात हुई थी ना कि वापस हम हिंदू उस भूभाग को, जैसे आपने कहा कि भाई भारत में ही रह रहे थे वो, है ना, उन्होंने भारत को बचाया, भारत वहाँ रहकर। अब जो दूसरी जनरेशन आ रही है, यहाँ आकर वो बस जाते हैं, सेटल हो जाते हैं वहाँ के हिंदू, तो हम कौन सी शक्ति है, कौन सी भावना है जो आंदोलन कर कर उस खोए हुए भूभाग को भारत में वापस मिला सकेगी? मैं दो चीज़ें, सवाल है। हाँ भी, आपने एक नाम लिया था बलूचिस्तान, क्योंकि मैं बलूचियों के साथ काम कर रहा हूँ। हम भावना में कह देते हैं कि बलूचिस्तान तक हमारा था, यहाँ तक था। बलूचिस्तान एक अलग कंट्री था, ठीक है। सिंध भारत का हिस्सा था, पंजाब भारत का हिस्सा था, फ्रंटियर भारत का हिस्सा था, कश्मीर भारत का हिस्सा था। एक तरह से कह देते कि वहाँ हिंगलाज माता का मंदिर, हाँ, मंदिर है, और माँ, हाँ, कौशल्या माता का भी वो स्थान, देखिए जो है वो तो नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान जो है, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान, ये तो खैर साउथ में आ गया। अगर आपको देवी देवताओं के हैं तो वो तो आपको उज़्बेकिस्तान में भी मिलते हैं। नहीं, वो वहाँ तक विस्तार है। मैं बता रहा हूँ कि वहाँ हिंदू रहते थे ना, रहते थे, मंदिर है, अगर ठीक है, हिंदू मानने वाले हैं, हाँ, शक्ति की उपासना करने वाले लोग हैं, हाँ, या उधर के, हाँ। तो वो, मगर कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, या जहाँ पे भी किसी देश में मिल जाए, मगर वो भारत का हिस्सा नहीं थे। वहाँ हिंदू रहते थे, वो एक अलग चीज़ है। आपको ये सभ्यता का प्रभाव हो सकता है वहाँ तक, वो अलग चीज़ है उनकी। मगर हम जिस अब राजनीतिक उसकी परिवेश की, कह सकते हैं कि हिंदू धर्म का प्रभाव कि इस्लाम के आने से पहले, हाँ, बौद्ध सनातन धर्म का वहाँ मंदिर है, बहुत बड़ा तीर्थ है, तो हम ये मान सकते हैं। और भगवान राम वहाँ गए हैं, उसमें बात, हाँ, बात वो नहीं है। हाँ। तो अब मैं जो ये कह रहा हूँ, आपका प्रश्न था कि वो कौन सी शक्ति है जिससे हम ले पाएंगे वापस वो भावना कब जाएगी? ठीक है, अगर ये वहाँ रहेंगे तो 10-20 साल में ये मारे जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट, ठीक है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, किसी और देश में निकल जाएंगे, नेपाल निकल जाएंगे। तो ये तो वैसे भी नहीं ले सकते स्थिति। अगर इस स्थिति में होते तो फिर पाकिस्तान बनता ही क्यों? ठीक है, जिस समय अंग्रेज का राज था। मैं इस विषय को थोड़ा सा और आपको गति दे देता हूँ। 90 से जो प्लान हुआ कश्मीरी पंडितों का भारत में, है ना, भारत का हिस्सा है वो भी भारत में, और ये शेष भारत में, वहां से कश्मीर से जो आए वो अभी तक उस रूप में वापस बस नहीं पाए, 300 हटने के बाद भी। यही हम कह रहे हैं कि आपको वो रास्ता भी खोल के रखना है
कि जिससे वापस वो स्थान भारत का हिस्सा बने। आज 370 के पूर्ण विलय की बात हो गई ना, अलगाववाद की सारी धाराएं खत्म हो रही उसके हैं। लिए पहले तो हमारा भाई जो वहाँ गिरवी पड़ा है, बंधक पड़ा है, आपका एक भाई बंधक हो तो आप शायद युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। वो तो हमने अग्री कर दिया कि आपकी इस पॉलिसी से वो आ रहे सुरक्षित है, पर उसके साथ ये जरूरी है, ये भावना दब रही है। इसलिए ये भावना इसलिए दब रही है क्योंकि इसको एक प्रोग्राम तरीके में दबाया गया। जैसे आपने कहा कि घोड़ा किला जी, जिसे तो घुड़सवार मिलना चाहिए, घुड़सवार। तो अभी भारत को एक नई लीडर की जरूरत है जो इस पद को उठाए। वर्तमान नेतृत्व में वो क्षमता नहीं है, वो नेतृत्व मैं ये नहीं कहूँगा वर्तमान नेतृत्व में क्षमता नहीं है। अभी तो घोषणा नहीं हुई ना इस तरह की। सीए के साथ अगर ये भावना आप लिख देते हैं, सीए की बात खोया हुआ राज्य वापस मेरे यहाँ पे दो निवेदन हैं। एक तो सीए को छोड़ के भी वैसे भी हिंदुओं के आने की यहाँ प्रोविजन, एक जो पुराना हमारा लॉ था उसी को एक्सटेंड करना चाहिए था। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, सीए अपनी जगह चल रहे हैं। एक तो ये है, और दूसरा मैं ये कहूँगा कि उस समय के जो हमारे लीडर थे वो थे ही हीरे, लाल थे, वो जौहर थे, वो इतने अच्छे लोग थे, तो या ये कहो वो डायमंड थे। अब न्यूटन ने अपने कुत्ते का नाम डायमंड रख दिया था। अब इसमें सब वो डायमंड उस घटना के बाद रखा था या पहले उसका कुछ और नाम था, ये भी एक बड़ा तो मेरा ये मतलब है, तो हमारे यहाँ पे जो थे, जो लीडर थे, वो भी बड़े डायमंड्स थे, हीरे थे, जवाहरात थे, लाल थे। अभी वर्तमान में क्या हम अपेक्षा कर तो सकते हैं कि ये जो प्रोग्रामिंग हुई, हाँ, वो प्रोग्रामिंग हुई इस तरह से। मैं बड़ी एक छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल इसमें वो ज़रूरत नहीं है। एक आदमी को डाकुओं ने लूट लिया, गांव से जा रहा था रास्ते में, उसकी घड़ी छीन ली, पर्स छीन लिया, मारा पीटा, और जो जो उसके पास नगद था ले लिया। अब वो साहब थाने पहुँचे। अब कुछ ऐसा हुआ कि उनका कोई ऊपर से पुलिस में जानकार था, तो उन्होंने कहा, अब उन्होंने दरोगा को हड़काया, देखिए हमारा आदमी है, आप बात रफा दफा करिए। अब दरोगा साहब क्या कहते हैं, क्या इनका सामान दो। तो उस आदमी ने घड़ी दे दी। उसने कहा, बोलिए देखिए साहब, कुछ आपकी चलेगी, कुछ मेरी चलेगी, सारी तो आपकी नहीं चली। अब घड़ी दे दी तो कम से कम इस पर्स पे तो मेरा अधिकार है, इस नगद पे तो मेरा अधिकार है, तो बराबरी की बात होनी चाहिए ना। अब नेगोशिएशन होंगी कि साहब अब देखो मैंने घड़ी भी दे दी, आपका पेन भी दे दिया, ये भी दे दिया, अब आप इतने जालिम ना बने कि मेरे पास आप नगद भी ना छोड़े। तो इस तरह की नेगोशिएशन हुई। और आपको पता होगा कि पिछले कई साल से हम इस पे प्रयत्न कर रहे हैं कि जो सिंधु जल संधि है, ये वन साइडेड है। इस पे हमने वीडियोस भी बनाए, लोगों से बातचीत भी करी, चिट्ठियां भी लिखी कि ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ये कहे कि मैं तेरा खून भी पीऊंगा और पानी भी पीऊंगा, और ये पानी पाकिस्तान नहीं पी रहा। इस पर हम आपके पूरा और विस्तार से हम इस पर चर्चा और भी चाहेंगे। अभी आपको ये सिर्फ पाकिस्तान का पंजाब क्योंकि बहुत बड़ा विषय आपने बात छेड़ी है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो उस वक्त नहीं था वर्ल्ड बैंक, पर वो ये वर्ल्ड बैंक के बीच में आने की जरूरत ही नहीं थी। जी जी जी, पर ये इंटरनेशनल गेम पर प्रभाव तो हुआ, जो आपने कहा ना प्रोग्राम के द्वारा ये समस्याओं को क्रिएट किया गया है। अभी एक आज की हम इस चर्चा में एक निष्कर्ष निकालना चाह रहे हैं आपसे, जो मैसेज है कि लगभग 3 करोड़ करीब, 3 या 4 करोड़ के करीब मान रहे हैं कि इतने बाहर विदेश में ये भारत के जो हिस्सा है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जगहों में लगभग इतने अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ के लोग रह रहे हैं। अगर ये भारत आते हैं, सेटल होते हैं, तो क्या ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि भैया आप सेटल होकर यहाँ पर खा पी कर मौज करने के लिए, आप सुरक्षित होने के लिए आए हैं, केवल परमानेंट बसने के विचार से अगर आप यहाँ आए हैं, तो क्या हम उसको भूल जाएं? आप भूल जाओगे अपने पूर्वजों की धरती को? सवाल ये है, देखिए भावना कैसे जागृत होगी? देखिए, कोई 10 साल पहले आया, कोई 70 साल पहले आया, और दिल्ली में बहुत से परिवार हैं,
या पहाड़ों में आपके बहुत सारे परिवार हैं जो उस समय चले गए, मगर वो भारत का भारत में ही थे। तो ये भारत का भारत में ही आए हैं लोग, ये कहना गलत है। अब वो जो भूभाग आतंकवादियों के कब्जे में हैं, जिनका विचार नहीं हर चीज़ काटना है, चाहे अपने को काटना हो चाहे दूसरे को काटना हो, विध्वंसक शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ, तो ये वहां रह के उनसे नहीं लड़ सकते थे, यहां आके भी ये नहीं लड़ सकते। आप ये जो कह रहे हैं हम इनसे ये अपेक्षा करें कि ये आज कल फौज में लड़े नहीं, एक भावना तो जागे करेंगे हमें खोया वापस लेना है जी। अब इजराइल लोग गाजा पट्टी को लेने के लिए शपथ लेते हैं जी, कि वापस लेंगे हम। मेरी आपसे यही निवेदन है, मेरा आपसे यही निवेदन है कि वो भूभाग उनका नहीं था, मतलब उनका तो था, केवल उनका नहीं था। और वो जो अखंड भारत जिसकी हम बात कर रहे हैं, परिकल्पना कर रहे हैं, उसको माइनस मलेच, माइनस आतंकवादी लेना हम सबका दायित्व है, कलेक्टिव। इसमें जो 70 साल पहले आया उसका भी है, जो 100 साल पहले आया उसका भी है, और जो कभी उस भारत के भूभाग में था ही नहीं उसका भी है। मैं आपको यहाँ पे एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जिस समय मान लीजिए वो पाकिस्तान, क्या कहते हैं, पाकिस्तान, अगर उससे हमला होता है तो क्या ये पंजाब का या राजस्थान का या गुजरात का दायित्व है भारत की सीमाओं को बचाना? पूरे भारत का दायित्व है, और पूरे भारत ने वो दायित्व निभाया। तमिलनाडु से भी सैनिक गया वहाँ पे, उसने भी अपना रोल किया, उत्तराखंड से भी गया, असम से भी गया, मध्य प्रदेश से भी गया। युद्ध करना तो पूरे भारत के एक साझा कार्यक्रम है, परंतु वहाँ ये भी युद्ध है। नहीं, वहाँ बसना जो क्षेत्रीय चीज लोग है ना, जैसे कश्मीर में पहले प्रायोरिटी कश्मीरियों की होगी, कश्मीर पंडितों की होगी, कश्मीरी हिंदुओं की होगी, है ना। अब मेरे इस हिसाब से है कि पीओके के अंदर जो सिख वहां रहते हैं, अफगानिस्तान में जो सिख रहते आए हैं, पहली प्रायोरिटी तो उनकी है जो अपनी जमीन छोड़ के गए हैं। अभी ज्यादा लंबा इतिहास नहीं है। मेरा निवेदन आप सुनिए, तो मेरे को वो भावना को कैसे मेंटेन करें? मेरा निवेदन ये समझिए, मेरा निवेदन आप सुनिए। अगर वो वहां पे रहते और इतनी कम संख्या हो गई थी, अगर वो अपने को सुरक्षित कर सकते तो वो कर ही लेते, आते ही क्यों? नहीं, वो तो हम सहमत हो गए आपकी इस बात से। अब सुनिए, अगर ये वापस भी चली जाती है यही परसेंटेज, अभी जैसे मजनू का टीला कैंप है, सिग्नेचर ब्रिज कैंप है, ये 10, 20, 50 हज़ार आदमी चलिए वापस भी चलेंगे बसने के लिए, तो क्या ये वहाँ बस पाएंगे अकेले? नहीं, अभी नहीं बस पाएंगे। मैं सिर्फ सवाल जो खड़ा कर रहा हूँ, मैं आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूँ जी। तो उसमें जो बसाव होगा, तो उस बसाव में आप उत्तराखंड से हैं तो आपका भी जाना वहाँ पे उतना ही जरूरी है। आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपका, क्योंकि हमको वो डेमोग्राफी को भी मेंटेन करना पड़ेगा। एक लिमिट से नीचे जब डेमोग्राफी, वो स्वतंत्रता तो रहेगी क्योंकि भारत का कहीं का नागरिक कहीं भी रह सकता है। पहली प्रायोरिटी तो उनकी है। सवाल ये है कि अगर भारत में वो यहाँ पर वो हिंदू आते हैं वहां से छोड़कर, तो क्या उस स्थान को परमानेंटली भुला देंगे? जैसे पार्लियामेंट ने 2 बार ये प्रस्ताव पारित किया संसद ने कि पीओके भारत का, अखंड भारत का हिस्सा है और वापस लेके रहेंगे। अब सवाल ये है कि जिस अफगानिस्तान से अगर हिंदू आ रहा है, ठीक है, पाकिस्तान से जो हिंदू आ रहा है, तो क्या ये पार्लियामेंट में आप प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते कि वो अखंड भारत का हिस्सा है और उसे हम लेके रहेंगे? ये प्रस्ताव तो है, नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं है, आप पीओके के लिए है, केवल अफगानिस्तान को लेकर नहीं है, बांग्लादेश को लेकर नहीं है। तो इस सरकार में नेतृत्व में ये एक नया नेतृत्व आना चाहिए जो कहे कि हम 1947 के विभाजन को क्रॉस मानते हैं और उससे पहले के भी जो विभाजन हुए हैं उसको क्रॉस मानते हैं। कारण बताता हूँ, महाभारत काल की हम बात करें, अगर हिंदुओं का सनातन धर्म पे विश्वास है, गीता पर वो विश्वास रखता है, भगवान कृष्ण पर, उस समय की अगर हम पूर्वजों पर विश्वास रखते हैं, मनु पर हम विश्वास रखते हैं, तो हमारे 18 महाजनपद थे और गांधार देश तक हमारा शासन था, एक भारत एक था। तो उस दृष्टि से आ चुकी, आप देखिए कि यहाँ पर कमान पोस्ट है उड़ी में, कश्मीर के बॉर्डर पर अखंड भारत के मानचित्र लगे हुए हैं, और उस अखंड भारत के मानचित्र लगे हुए हैं जो अलग अलग राजवंशों में जो हमारे भारत की सीमा विस्तारित थी। सिर्फ आर्मी में ये भावना पैदा करने के लिए, या जो
वहाँ पर जाएगा, है ना, कोई भी पर्यटक वहाँ जाता है, कोई भारतीय वहाँ जाता है, वो देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ तक, और यही नक्शा आपको बहुत सुखद मतलब एक अनुभूति होगी कि पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनी है उसके अंदर भी ये नक्शे लगे हुए हैं। तो यानी आने वाले सांसद भी ये चीज़ को समझे। सिर्फ मेरा ये कहना है कि इस सीए के साथ साथ इस पर भी एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए। जो हिंदू वहाँ से आ रहे हैं, जो माइनॉरिटीज आ रही है, वो भारतीय हैं, इसलिए हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कभी उनके पूर्वज भारतीय रहेंगे, हम उस लोग को यहाँ बसा रहे हैं, हम सेटल करेंगे, परंतु वापस उस खोए हुए राज्य को शत्रुओं से विहीन करते हुए हम उसको वापस भारत में मिलाएंगे। मेरा ये कहना है कि आपके इसमें क्या मैसेज है वो देना चाहते हैं। अभी तक ये 2 सदनों ने तो पास करा नहीं है जो आप जी। कह रहे हैं, तो शायद कोई तीसरा सदन पास कर दे, और ये 2 सदन भी पीछे पास करेंगे। और खाली सदनों के पास करने से नहीं होता। हज़ारों साल तक इजरायली कहते रहे कि हम, यहूदी कहते रहे कल हम जेरूसलम में मिलेंगे, रात को मिल रहे हैं, सुबह फिर मिलना है, रात रात में कैसे जेरूसलम बन जाएगा। अब इसको एक एंगल से आप कह रहे हो एक दूसरे को झूठ बोल रहे थे, बेवकूफ़ बना रहे थे एक दूसरे को, संकल्प दोहरा रहे हैं, रिपीटेशन। वो तो बेवकूफ़ नहीं बना रहे थे, वो कल परसों में हो सकता है, परसों से अगले दिन पे आ सकता है, 1000 साल में, क्योंकि इज़राइल भूमि से ख़त्म हो चुका था, ठीक है, नक्शों में ख़त्म हो चुका था, मगर उनके दिमाग में ख़त्म नहीं हुआ था। तो यही जो पाकिस्तान जो कब्जे वाला हिस्सा छोड़ के हिंदू आए हैं, उनके दिल दिमाग में और समस्त भारतीयों के दिमाग में ये नक्शा होना चाहिए। तो इसके लिए मैं और आप ना खाली वचनबद्ध हैं, इसके लिए जो कर सकते हैं सभी भारतीय अपने घर में अखंड भारत का नक्शा लगाएं। जी। और मैंने जैसे आपको बताया कि कैसे युद्ध से पहले युद्ध को समझना पड़ता है, शत्रु को समझना पड़ता है। पहले तो आप शत्रु ही नहीं समझ पा रहे। शत्रु भाव पे आज आपने बहुत अच्छा वो बताया, एग्जाम्पल दिया है, और ये अगर सचेत हो गए तो धोखा हम खा नहीं सकते, धोखे से बच सकते हैं। अब समस्या ये है कि शत्रु, हम गीता भूल गए, गीता का उपदेश भूल गए। हम कुछ अध्याय पढ़ के समझते हैं, उसको जब तक जीवन में नहीं उतारेंगे। तो एक आप काम, आपके नेतृत्व में काम हो सकता है कि जो भी वहाँ से हिंदू आ रहा है, ये माइनॉरिटीज जो आ रही हैं, जो उस क्षेत्र और भारत को मानता है कि भारत मेरा देश है, मैं भारत में हूँ, ज़्यादा सुरक्षित हूँ इस हिस्से में, वो भी भारत है, तो उनको हम कहते हैं कि एक प्रोग्राम के तहत उन सबको अखंड भारत का चित्र भेंट करें आपके नेतृत्व में। नहीं, नेतृत्व तो किसी का भी हो, मतलब आपके सानिध्य में, आपके निर्देशन में, क्योंकि ठीक है, ये हमारे मांग को आप उठा रहे हैं और आपके हमेशा मैं कई बार अपने चैनल पे अभी एक और, जैसे मैं का तीसरा सदन एक चैनल हम लेके आ रहे हैं। हमको जो समझना पड़ेगा, विषय थोड़ा लंबा भी है जी। युद्ध से पहले मनोवैज्ञानिक युद्ध होता है, ठीक है ना। शेर ऊंची दहाड़ क्यों लगाता है, या शेर को सिंह गर्जना, या शेर को घेरने के लिए पहले मनादी क्यों जाते हैं। साइकोलॉजिकली जहाँ पे वो बैठा हुआ है उसको वहाँ से बाहर निकाला जाता है मांग से, फिर उसे बकरे का और किसी का लालच दिया जाता है, बंधा होता है, और वहाँ पे एक शिकारी बैठा होता है। तो जो स्नाइपर बैठा है, जो शिकारी बैठा है, अकेला वो शेर को नहीं मार रहा, उसके लिए एक योजना बनाई गई है, साइको वॉर करी गई है, ठीक है। इस साइको वॉर के हिस्से में मैंने कई बार एक नाम लेता हूँ, मेरा उस कंपनी से कोई शत्रुता नहीं है, हर एक को अधिकार है अपने तरीके से सोचने का। मैं इसको जिस तरह देखता हूँ, एक बड़ा स्टेटस समझा जाता है, रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं। अब रॉयल एनफील्ड में मनोवैज्ञानिक युद्ध कहाँ से आ गया। अगर मैं कहूँगा, आप कहेंगे आपको तो हर चीज़ में ही युद्ध नज़र आ रहा है, हर चीज़ में जिहाद नज़र आ रहा है। जहाँ हो रहा है वहाँ पे देखिए, जिहाद या युद्ध खाली तलवार नहीं होती, वो तो आखिरी स्टेज होती है, बाद की स्टेज होती है। उससे पहले एक माहौल तैयार किया जाता है। ये जो कंपनी है रॉयल एनफील्ड,
उसकी मोटरसाइकिल बहुत अच्छी है, ठीक है ना, बड़ी प्रेस्टिजियस है, भारी है और लंबा सफ़र पे आप जा सकते हैं। मगर इसने अपनी मोटरसाइकिल का नाम रखा बुलेट। अब यहाँ तक भी आपको कोई इसमें युद्ध नहीं दिख रहा, एक कंपनी है उसने, अब बुलेट तो बुलेट की तेज़ी से जाएगी, बहुत अच्छी बात है। इसका नाम तेज भी हो सकता था, इसका रफ्तार भी हो सकता था, इसका कुछ और भी हो सकता था, मगर बुलेट ही है। एनफील्ड कंपनी की बुलेट से जलियांवाला बाग हुआ। तो जब आप एनफील्ड की बुलेट के उपासक बन जाएंगे, गांव में आज बड़ा स्टेटस है, बुलेट है, तो आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली वो क्राइम कम दिखना शुरू हो जाएगा। आप आक्रोश को ठंडा करने का काम भी हो रहा है। जिस राइफल की हम बात बताते हैं कि 1857 का गदर हुआ और उसमें गाय की चर्बी थी, ये था वो था, बुलेट्स थी, ठीक है ना। उस समय खैर बुलेट का रूप दूसरा होता था, भरा जाता था बीच में, वो बुलेट्स थी। और किस कंपनी की थी? एनफील्ड कंपनी की, एनफील्ड राइफल्स 303। वो हर समय समय पे प्रोग्रेस होती रही, तो एनफील्ड की राइफल्स थी। अब एनफील्ड और बुलेट का आप रिश्ता समझ रहे हैं। एनफील्ड बुलेट बनाती थी, गोली, एनफील्ड ने मोटरसाइकिल बनानी शुरू कर दी। तो मोटरसाइकिल का नाम भी फिर बुलेट क्यों हुआ? कल को ये कंप्यूटर बनाना शुरू कर दे, कंप्यूटर का नाम भी बुलेट रख देंगे। यानी आपको बुलेट और एनफील्ड आपके दिमाग में उसके लिए एक ऐसी पवित्र जगह बना दी गई है कि आपको उनके क्राइम नज़र नहीं आएंगे। ये होता है जैसे फलाना क्राइम तो बहुत करता है मगर रात को। तो हिंदुओं को शत्रु भाव समझना चाहिए, जो आज आप बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। ये छोटी सी एक एग्जांपल है। बहुत बढ़िया। तो सनातन डीमीन धर्म को, करना, भारतीयता को कमजोर करने का काम धीरे धीरे षड्यंत्र हो रहे हैं। हाँ। तो आपने ये बताया शत्रु भाव के प्रति, है ना, शत्रु चाल के प्रति सचेत रहना आपको उससे पहले चाल चलनी है। चाहिए। तो एक आपके पास समय का अभाव है, तो एक मैं आपको और बात करता हूँ। आजकल टैटू बहुत चल रहा है। अब मुझको उसमें भी जिहाद या युद्ध या शत्रु नज़र आता है। हम बच्चे हैं, अपनी मर्जी से टैटू बनवा रहे हैं, आपको क्या समस्या ला रही है? ठीक है, कलर टैटू बनवा रहे हैं। आजकल तो अगर हम आजकल की बात करें तो आजकल ही WHO की फाइंडिंग है, ये रवि रंजन सिंह की या आचार्य साहब की फाइंडिंग नहीं है, कि जो टैटू बनवा लेता है वो 2 साल तक खून नहीं दे सकता। आज कोई आपदा, प्राकृतिक आपदा, युद्ध आ जाता है, एक जनरेशन आपकी ना तो फौज में जा सकती है, टैटू वाला, हाँ, वो ऑपरेशन करा के रिमूव करते हैं, वो बहुत ठीक है, एक चीज़ उसमें भी समय लगेगा, समय लगता है, और ना वो खून दे सकते हैं। अगर मैं जाऊंगा रक्तदान के लिए तो मुझे आगे से डॉक्टर कहेंगे आप बाबा जी घर जाइए, क्यों परेशान हो रहे हैं और हमें भी कर रहे हैं, ठीक है। मैं जाऊंगा कि मेरे को युद्ध में जाना है, मोर्चे पे जाना है, तो कहेंगे आपको कौन लेके जाए, पहले ट्रक पे चढ़ाए फिर उतारे। तो विदेशी ताकतों की चाल भी अब ये कहने को जो हमें, एक तो विजिबल एनिमी है। एक ब्रिगेडियर जनरल मलिक थे पाकिस्तान के, उन्होंने एक बुक लिखी थी, इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ वॉर। अगर वो उपलब्ध हो, अभी मेरे पास वो नहीं है, और तो मुझे भी आप उपलब्ध करवाइएगा। उसमें एक चैप्टर था वाटर एज अ वेपन। तो हम जो शत्रुबोध नहीं समझ पाए, क्योंकि जिस मजहब को वो मान रहे हैं वो जहाँ से आया, अब इस वहाँ पे वाटर एज अ वेपन, आपने पानी बंद कर दिया तो सरेंडर करेंगे।